गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए, रेडियल फ्लो का कॉन्सेप्ट बताया, उसका डेरिवेशन दिया, दो केस लिया, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर एंड हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। मैंने डेरिवेशन दिया और उस पर बेस करने वाले कुछ न्यूमेरिकल्स बताए, और वो न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी ओलंपियाड्स में और जेई एडवांस में पहले पूछे जा चुके हैं। कुछ उसी तरह के क्वेश्चन आज मैं फिर आपको बताने जा रहा हूँ। अभी मेरे पास अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स का कलेक्शन है, और जब मैं करा दूंगा तो आपको कुछ कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा और आपका डर निकल जाएगा, आप इंजॉय करोगे। सो बच्चों देखिए, आज फिर मैं आपको उसी तरह के न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। कंसंट्रेट रहना, फोकस रहना और सीरियसली वॉच करना, समझ में ज़रूर आएगा। फॉर द आइडियल radial flow through a given hollow spherical conductor, find the distance between the inner surface and outer surface if the resistivity of its material rho as a function of r equals k into r, where k is a positive constant, a is inner radius of the conductor and b is outer radius of the conductor. So इस डायग्राम में बच्चों एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर दिखाया हुआ है। ऑब्वियसली इसका इनर रेडियस ए है और इसका आउटर रेडियस बी है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट नहीं है। इस बार रेजिस्टिविटी को रेडियल डिस्टेंस आर का फंक्शन दिया हुआ है, और ये फंक्शन ए टू बी वैलिड माना जाएगा क्योंकि इतना ही पोर्शन सॉलिड है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। प्यारे बच्चों, पहले भी मैंने समझाया था कि रेडियल फ्लो आखिर पॉसिबल कैसे होगा। उसके लिए मैंने आपको एक्चुअल मेथड बताया कि इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी जाए, मगर बंच कंडक्टर का हेल्प लिया जाए और बंच कंडक्टर के पतले पतले वायर्स को पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्म स्पेसिंग पे सोल्डर किया जाए। आउटर सरफेस पर भी यूनिफॉर्म स्पेसिंग पे सोल्डर किया जाए, तो हर पॉइंट से करंट इंटर करेगी, हर पॉइंट पे करंट यहाँ पे कलेक्ट होगी, तो आइडियल कंडीशन अचीव करना पॉसिबल है और करंट का फ्लो रेडियल होगा। थोड़ी देर में करंट स्टेडी हो जाएगी, आई मीन कांस्टेंट हो जाएगी। इस टोटल करंट आई को कांस्टेंट माना जा रहा है, जो कि इस स्फेरिकल सरफेस से गुजर रही है। बच्चों, इस डायग्राम में अगर मैं स्मॉल आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का वेरी थिन स्फेरिकल सेल कट कर लूँ और इस तरह से बहुत सारे सेल काटे जाएं, तो सभी का कॉम्बिनेशन सीरीज होगा, क्योंकि हर एक सेल से सेम करंट आई पास करेगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इस पर्टिकुलर कटे हुए स्फेरिकल सेल का रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होगा, उसको कैलकुलस में डी आर लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ रोयल बाय ये फार्मूला कैसे लगेगा। लेंथ वो डायमेंशन होगा जो करंट के पैरेलल होगा, आई मीन डी आर लेंथ हुआ। क्रॉस सेक्शन वो सरफेस एरिया होगा जो करंट पे परपेंडिकुलर होगा हर पॉइंट पर। तो करंट रेडियल है तो परपेंडिकुलर जो सरफेस एरिया होगा वो स्फेरिकल एरिया होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माना जाएगा। और इस पतले से येलो कलर के सेल का रेजिस्टेंस डी आर आप कैसे लिखोगे बच्चों। फार्मूला रोयल अपान ए, रो वेरिएबल है तो उसको एज ए फंक्शन ऑफ आर पुट करो, एल की जगह पे डी आर पुट करो, क्रॉस सेक्शन की जगह पे स्फेरिकल सरफेस एरिया पुट करो, आई मीन 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में रो की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। Hence the total distance between the inner and outer surfaces will be integral dr
पूरे वॉल्यूम को कवर करने के लिए स्मॉल आर की लोअर लिमिट ए लेनी होगी, अपर लिमिट बी लेनी होगी। डी आर को इंटीग्रेट करने से टोटल रेजिस्टेंस आर मिलेगा बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस। बच्चों ऊपर से डी आर की वैल्यू यहाँ पे ला के पुट कर दो, फिर रो एज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल आर फंक्शन को ला के पुट करो, लिमिट ए टू बी लगा दो, कांस्टेंट को बाहर ले लो, आई मीन के बाई 4 पाई बाहर ले लो। इंटीग्रल में क्या बचेगा, डी आर बाई आर बचेगा, लिमिट लगा दो। बच्चों आप जानते हो डी आर बाई आर का इंटीग्रल लॉग आर होता है टू द बेस ई, शॉर्ट में उसको एल एन आर बोलते हैं, लिमिट ए टू बी एंड कांस्टेंट इज के अपॉन 4 पाई। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टू गेट टू एल एन बी माइनस एल एन ए, उसको शॉर्ट में लिखते एल एन बी बाई ए। प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव हो गया और वो मिला के अपॉन 4 पाई एल एन बी बाई ए। एल एन का बेस स्मॉल ही अंडरस्टूड है और ये रेजिस्टेंस डिराइव हो गया। डन, ये आपका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे, मेथड सीख जाओगे, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर द आइडियल रेडियल फ्लो थ्रू अ गिवन hollow cylindrical conductor, find the resistance between the inner surface and outer surface if the resistivity of its material rho as a function of r is given as k by r square, where k is a positive constant, a for inner radius of the conductor, b for outer radius of the conductor। बच्चों देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। रो वेरिएबल है तो कैलकुलस मेथड लगाना पड़ेगा। बच्चों आप क्या करो, ये क्रॉस सेक्शन है और ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर का आइसोमेट्रिक व्यू है। देखकर बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि हॉलो स्पेस इनर रेडियस स्मॉल ए है और आउटर रेडियस स्मॉल बी है और सिलेंडर की हाइट कैपिटल एल है। तो आइडियल रेडियल फ्लो करने का टेक्निक सिखा चुका हूँ बच्चों। बंच कंडक्टर इस्तेमाल करना होगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इनर सरफेस से जोड़ो, नेगेटिव टर्मिनल को आउटर सरफेस से जोड़ो, बंच कंडक्टर इस्तेमाल करो तो आइडियल कंडीशन में रेडियल फ्लो पॉसिबल है। और मान लो कि करंट स्टेडी स्टेट अचीव कर चुकी है और टोटल करंट कांस्टेंट हो गई इक्वल टू आई। करंट कांस्टेंट हो गई इक्वल टू आई, इनर रेडियस से आउटर रेडियस भी। बच्चों इसमें क्या करो, इसके अंदर किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर स्मॉल आर रेडियस और डी आर थिकनेस का एक वेरी थिन सिलिंड्रिकल सेल काटो। बच्चों ये स्फेरिकल नहीं सिलिंड्रिकल सेल है, इसको बेटर समझने के लिए मैंने आइसोमेट्रिक व्यू नीचे बना रखा है। येलो कलर से आपको सिलिंड्रिकल सेल समझाने की कोशिश करी गई है। इसका हाइट भी एल होगा और इसका रेडियस स्मॉल आर होगा और थिकनेस डी आर होगा। प्यारे बच्चों इस तरह के मैं हज़ारों सिलिंड्रिकल सेल अगर काट लूँ, सभी सिलिंड्रिकल सेल से सेम करंट आई पास करेगी, इन सबका कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रल डी आर फार्मूला चलता है। डी आर इस पतले से सिलिंड्रिकल सेल का रेजिस्टेंस माना जाएगा। रो एल बाई ए फार्मूला यूज होगा। एल की जगह पे डी आर इस्तेमाल होगा, क्रॉस सेक्शन की जगह पे सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया इस्तेमाल होगा जो कि 2 पाई आर एल होता है। तो सबसे पहले मैं सिलिंड्रिकल सेल का डी आर लिखना सिखाता हूँ, फिर इंटीग्रेट करूँगा। याद रखना इस बार रो वेरिएबल है। तो बच्चों सिलिंड्रिकल सेल जो येलो कलर से दिखाया हूँ उसका वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस डी आर, फार्मूला रो एल बाई ए। एल की जगह पे डी आर यूज करो, रो की जगह पे रो एज ए फंक्शन ऑफ आर इस्तेमाल करो, क्रॉस सेक्शनल एरिया की जगह पे सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया इस्तेमाल करो, दैट इज 2 पाई आर एल। फिर रो की वैल्यू यहाँ पे लाकर पुट कर दो, दैट इज के बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन 2 पाई आर एल। बच्चों डिनोमिनेटर में स्मॉल आर क्यूब होगा, के बाई 2 पाई एल को सेपरेट कर लो, डी आर बाई आर क्यूब। अब आप इसको इंटीग्रेट करो टू गेट टू टोटल रेजिस्टेंस।
Hence the total distance between inner surface and outer surface कैपिटल R इक्वल्स इंटीग्रल dr की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। पूरे वॉल्यूम को कवर करने के लिए R की लिमिट लगानी होगी फ्रॉम A टू B। कांस्टेंट क्वांटिटी को आउटसाइड ले लो, k बाई 2 पाई एल, R क्यूब ऊपर ले जाओ, R पावर -3 dr, लिमिट A टू B। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि इसका इंटीग्रल होगा R पावर -3 + 1 अपान -3 + 1 लिमिट A टू B। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा R पावर -2 डिवाइडेड बाई -2। और एक नेक्स्ट पेज पर आ जाओ, -k/4 पाई एल, अंदर से जो -2 था बच्चों, उस -2 को डिनोमिनेटर में बाहर निकाला हूँ। यहाँ पे 4 हो गया है और यहाँ माइनस हो गया है और यहाँ पे बचेगा 1/r²। न्यूमरेटर में r पावर -2 था तो डिनोमिनेटर में आकर r पावर 2 हो जाएगा। लिमिट A टू B लगा दो। r की जगह पे पहले अपर लिमिट दैट विल बी 1/b², फिर -1/a²। इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो साइड चेंज हो जाएगा, आई मीन पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी और ब्रैकेट में मिलेगा 1/a² माइनस 1/b²। ब्रैकेट के बाहर आएगा k/4 पाई एल। r का फॉर्मूला मिल गया। तो बच्चों, मुझे लगता है कि मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी कि कैलकुलस इस्तेमाल क्यों होता है। कैलकुलस इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि ये जो फार्मूला हम लोग सीखे पड़े हैं रो एल बाई ए, इसकी कंडीशन अचीव करने के लिए कैलकुलस इस्तेमाल होता है। बच्चों, ये फार्मूला तब काम करता है जब कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो, कंडक्टर के हर पॉइंट पे रो की वैल्यू सेम हो। लेकिन आपके क्वेश्चन में रो वेरिएबल दिया है, इसलिए बहुत ही पतला सा सिलिंड्रिकल सेल काटा हूँ। जब बहुत पतला सिलिंड्रिकल सेल काटोगे तो उसके हर पॉइंट का रेडियस ऑलमोस्ट स्मॉल r होगा, तो कहा जाएगा उसके हर पॉइंट पर रो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। तो रो को ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनाने के लिए सिलिंड्रिकल सेल लिया गया है और लेंथ की जगह पे dr यूज करोगे। क्रॉस सेक्शन यहाँ पे सिलिंड्रिकल सरफेस होगा, क्योंकि करंट रेडियल है तो करंट पे परपेंडिकुलर एरिया सिलिंड्रिकल एरिया ही होगा, दैट विल बी 2πrl। तो बच्चों, इस फार्मूले की कंडीशन अचीव करने के लिए हर हाल में एलिमेंट काटना पड़ता है और कैलकुलस लगाना पड़ता है। लेकिन ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस है तो इसको कैलकुलस में dr लिखना पड़ता है। फिर टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है पूरे वॉल्यूम में। तो मुझे लगता है कि आप कैलकुलस अप्रोच को धीरे धीरे फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, a section of circuit AB exhaust power P equals 50 watt and a current I equals 1 ampere passes through it in the direction indicated. Element C is a cell of negligible internal resistance. बच्चों, आपके डायग्राम में एक सर्किट का सेगमेंट दिया है। बच्चों, ये कंप्लीट सर्किट नहीं है, सर्किट का एक टुकड़ा है और करंट इसमें ऑलरेडी फ्लो कर रही है। इसका मतलब इधर सर्किट कंप्लीट रहा होगा तभी इसमें करंट फ्लो कर पाएगी। तो आप मान के चलो कि करंट आई गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। करंट ए टू बी राइटवर्ड जा रही है। ऑब्वियसली आपने सीख रखा है कि कोई भी करंट जंक्शन टू जंक्शन सेम रहती है। ए को फर्स्ट जंक्शन बोलोगे, बी को सेकंड जंक्शन बोलोगे, ए टू बी सेम करंट फ्लो करेगी, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। करंट आई 2 ओम रेजिस्टेंस से फ्लो करेगी। प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन में सी को सेल बोला गया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो सेगमेंट है बिटवीन ए एंड बी, ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, 50 वाट के रेट से पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। इसमें चार ऑप्शन है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी is 50 volt. The EMF of the element C is 48 volt. Point B is connected to negative terminal of cell C. Point B is connected to positive terminal of cell C. चार ऑप्शन। प्यारे बच्चों, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे आप समझ आएगा।
Since the section of circuit AB absorbs power P equals 50 watt, बच्चों ये जो पावर कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम करेगा, वो जूल्स लॉ से हीट में कन्वर्ट होगा। तो अगर हम लोग जूल्स लॉ इस्तेमाल करें, इसमें रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ पावर जो होगा वो आई स्क्वायर आर फार्मूले से गवर्न होगा। आई स्क्वायर आर, बच्चों आई की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 2, तो न्यूमेरिकली आई स्क्वायर आर की वैल्यू आएगा 2 वाट, ओनली 2 वाट, बट टोटल पावर कंजम्पशन 50 वाट है। इसका मतलब इस सेल में भी पावर कंज्यूम हो रहा होगा और वो 48 वाट के रेट से कंज्यूम हो रहा होगा। प्यारे बच्चों, सेल में पावर कंज्यूम तब होता है जब वो रिचार्ज होता है। जब ये सेल रिचार्ज होगा तब इसमें पावर कंज्यूम होगा। रिचार्ज कैसे होता है पढ़ा चुका हूँ। करंट को उल्टा भेजना पड़ता है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल में इन्वर्ट साइड में करंट भेजोगे तो ये रिचार्ज होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये रिचार्जेबल सेल है और ये पावर कंज्यूम करेगा अगर इसमें पॉजिटिव टर्मिनल में इन्वर्ट करंट सेंड करी जाए तो। और इसके चार्ज होने का जो रेट होगा, आई मीन पावर होगा, उसका फार्मूला EMF इंटू आई होगा। प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सेल, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सेल माइनस EI होगा, क्योंकि करंट को राइटवर्ड दिखाया हूँ, इसका मतलब माइनस आई को लेफ्टवर्ड दिखा सकता हूँ। तो पॉजिटिव टर्मिनल में, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता हुआ माइनस आई दिखाऊंगा, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सेल माइनस EI होगा। लेकिन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ पावर उसका ठीक उल्टा होता है, वो प्लस EI होगा, प्लस EI। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ पावर प्लस EI और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ पावर इन रजिस्टर आई स्क्वायर आर, और ये दोनों मिल के आपके क्वेश्चन में दे रखा है 50 वाट। आई की वैल्यू 1 पुट किया, आर की वैल्यू 2 रखा, EMF अननोन है लिख दिया, आई की वैल्यू 1 लिखा। बच्चों 2 को राइटवर्ड ट्रांसफर किया, 50 माइनस 2 48 हुआ। ऐसा यूनिट में EMF की वैल्यू 48 वोल्ट आएगा। गॉट इट? Similarly, using the Kirchhoff's second law in the segment AB, बच्चों किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज करने जा रहा हूँ और A से मूव करूँगा और B पर जाकर रुक जाऊँगा। जब A से मूव करूँगा तो A का पोटेंशियल पहले लिखूँगा VA। करंट के डायरेक्शन में लिखा जाता है माइनस IR, इज इट। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर जाऊँगा तो लिखूँगा माइनस C, और B पर जाकर स्टॉप करना है तो लिखा जाएगा इक्वल टू VB। फिर VB को लेफ्टवर्ड ट्रांसफर किया, इन दो टर्म को राइटवर्ड ले गया, देन VA माइनस VB कम्स आउट IR प्लस E। IR की वैल्यू पुट कर दिया 1 इंटू 2, E की वैल्यू पुट कर दिया 48, एंड दिस बिकम्स 50 वोल्ट। VA माइनस VB इक्वल्स 50 वोल्ट। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपने सॉल्व करा है उसके हिसाब से 3 ऑप्शन सही होंगे आपके क्वेश्चन में। A, B एंड C, तीन ऑप्शन सही होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज 50 वोल्ट। प्रूफ कर चुका हूँ। EMF ऑफ एलिमेंट से इज 48 वोल्ट, प्रूफ कर चुका हूँ। पॉइंट B इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल C, डायग्राम में दिखा चुका हूँ। पॉइंट B को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। इसके 3 ऑप्शन होंगे A, B एंड C। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बल्ब पे है, इलेक्ट्रिक बल्ब। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब ओम्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करता है। यहाँ ओम्स लॉ इस्तेमाल हो सकता है, आई मीन V इक्वल्स IR। 3 bulbs A, B and C are connected as shown in the figure. B and C are identical.
बी और सी दोनों बल्ब एक जैसे हैं। एक जैसे होने का मतलब इनका वोल्टेज रेटिंग सेम होगा, इनका पावर रेटिंग सेम होगा और इन दोनों का फिलामेंट रेजिस्टेंस सेम होगा। इफ द बल्ब सी इज फ्यूज्ड, if the bulb C is fused, both A and B will glow more brightly. Both A and B will glow less brightly than before. A will glow less brightly and B more brightly. None of the bulbs will glow. बच्चों चार ऑप्शन दिया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। Suppose the resistances of the three bulbs A, B and C are RA, capital R and capital R respectively. बच्चों आपके क्वेश्चन में बी और सी को आइडेंटिकल बोला है, इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होगा आर एंड आर। ये डिफरेंट बल्ब है तो उसका रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। रेफर टू द फिगर ए बिफोर द बल्ब से इज फ्यूज्ड। इमेजिन करो कि बल्ब से अभी फ्यूज नहीं हुआ है। मैंने क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए एक हाइपोथेटिकल बैटरी दिखा दिया हूँ और उसको इस सर्किट में पी और एम के बीच में लगा दिया हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने माना कि इसका ईएमएफ ई है और ये अपने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई पुश कर रही है, तो करंट आई नेक्स्ट जंक्शन तक सेम फ्लो करेगी। आई मीन अप टू द पॉइंट क्यू सेम करंट फ्लो करेगी। प्यारे बच्चों, इस करंट को पॉइंट एम तक पहुंचना होगा। उसको पहुंचने के लिए दो रास्ते मिलेंगे। दोनों रास्ते आइडेंटिकल एक जैसे हैं क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो कहते हैं सिमेट्री की वजह से करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी। आई मीन आई बाई टू थ्रू सी, आई बाई टू थ्रू बी। फिर यहाँ दोनों करंट कंबाइन होकर आई बनकर सर्कुलेट हो जाएंगी। इज इट? फिगर ए, फिगर बी। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। अप्लाइंग द किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द लूप पी क्यू एम एस पी, पी क्यू एम एस पी। लुक, पी क्यू एम एस पी। बच्चों कैसे इक्वेशन बनाओगे? जहां से मूव करोगे उसका पोटेंशियल पहले लिखोगे, आई मीन वीपी पहले लिखोगे। करंट के डायरेक्शन में क्रॉस करोगे तो लिखोगे माइनस आई इंटू आर ए, माइनस आई इंटू आर ए। फिर करंट के डायरेक्शन में क्रॉस करोगे तो लिखोगे माइनस आई बाई टू इंटू आर, माइनस आई बाई टू इंटू आर। नथिंग नथिंग, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे तो प्लस ई लिखोगे। नथिंग नथिंग, पी पर रुक जाओगे, इक्वल टू वीपी लिखोगे। वीपी को वीपी से सब्ट्रैक्ट करो और ये जो दो टर्म है बच्चों, इन दोनों को राइट साइड में ले जाओ तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और आई इसमें से कॉमन आएगी। तो जब आई कॉमन आएगी तो कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा आर ए प्लस आर बाई टू इक्वल टू ईएमएफ। इस ब्रैकेट से डिवाइड करो, देन आई कम्स आउट ईएमएफ अपॉन आर ए प्लस आर बाई टू। एज इट? तो प्यारे बच्चों, मैंने आई का फॉर्मूला तो बना लिया, इसकी मुझे अभी ज़रूरत पड़ेगी। अब तुम कह सकते हो कि बल्ब ए से गुजरने वाली करंट आई है, आई मीन आई ए इक्वल्स आई, दैट इज एम एफ अपॉन आर ए प्लस आर बाई टू। इक्वेशन नंबर वन। बी से गुजरने वाली करंट आई बाई टू है, तो इस करंट को एक सिंबल दे दो आई बी इक्वल्स आई बाई टू। अब इस आई को टू से डिवाइड कर दो, टू से डिवाइड कर दो, आई बी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बच्चों? टू से डिवाइड करके इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, आई बाई टू मिलता है एम एफ अपॉन टू आर ए प्लस आर से इक्वेशन टू। नाउ रेफर टू द फिगर बी। After the bulb is fused,
प्यारे बच्चों, जब बल्ब सी फ्यूज हो जाता है तो अपर लाइन से करंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इसको एलिमिनेट कर दो। फिगर बी में मैंने इस लाइन को एलिमिनेट कर दिया। ए और बी सीरीज में आ जाएंगे साइड बाय साइड। देखो सर्किट का नेचर बदल जाएगा, सिंगल लूप का सर्किट बन जाएगा। इसमें एक नई करंट एस्टेब्लिश हो जाएगी, से I1। ऐसे अब बच्चों ये जो लूप दिख रहा है P M S P, इस लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके I1 निकालू। तो मैं पॉइंट P से मूव करता हूं, देखो कैसे बनेगा। VP माइनस I1 इंटू RA माइनस I1 इंटू R प्लस E इक्वल्स VP। बच्चों इस इक्वेशन को मैं यहां लिखा हूं, देखो इट शुड बी VP माइनस I1 इंटू RA माइनस I1 इंटू R प्लस E इक्वल्स VP। VP को कैंसिल करा दो। इन दोनों टर्म को राइट साइड में ले जाओ, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर I1 कॉमन ले लो तो मिलेगा I1 इंटू RA प्लस R इक्वल C। इस ब्रैकेट से डिवाइड करो, I1 मिलेगा। प्यारे बच्चों, तुम डायग्राम देख रहे हो कि दोनों बल्ब से सेम करंट है, I1। बल्ब बेस से गुजरने वाली करंट को एक नया सिंबल दे दूं, IA डैश। बल्ब बी से गुजरने वाली करंट को एक नया सिंबल दे दूं, IB डैश। ये दोनों इक्वल होगा इस बार, और वो I1 के बराबर होगा, और I1 की वैल्यू सॉल्व हो गई E अपॉन RA प्लस R थर्ड। अब तुम कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3 को कंपेयर करोगे बच्चों तो तुम पाओगे कि IA डैश इज लेस देन IA। देखो इसको ध्यान से देखो, IA डैश और ये तुम्हारा IA। बच्चों तुम समझ पा रहे हो कि ये डिनोमिनेटर छोटा है, ये रेशियो बिगर होगा, इसका मतलब IA बिगर होगा, IA डैश स्मॉलर होगा। फिर आप देख पा रहे हो IB डैश इज ग्रेटर देन IB। IB डैश को ध्यान से देखो, E अपॉन RA प्लस R, और IB को ध्यान से देखो, E अपॉन 2RA प्लस R। बच्चों ये डिनोमिनेटर बिगर है, ये रेशियो स्मॉलर होगा, IB स्मॉलर होगा, इसको लिखोगे IB डैश इज मोर देन IB। Hence A will glow less brightly and B more brightly। इसका मतलब प्यारे बच्चों, बल्ब C के फ्यूज होने के बाद बल्ब A से पास होने वाली करंट IA डैश डिक्रीज हो जाती है। तो ऑब्वियसली बल्ब A का जो ग्लो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ ग्लोइंग, वो रिड्यूस हो जाएगी। बल्ब B से गुजरने के बाद C बल्ब फ्यूज होने के बाद बल्ब B से जाने वाली करंट IB डैश है, और वो IB से ज़्यादा हो जाती है। फ्यूज होने के बाद B से गुजरने वाली करंट ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब B का ग्लो जो होगा इंटेंसिटी वो बढ़ जाएगी। तो इससे क्या रिजल्ट मिला, A will glow less brightly and B more brightly। यही पता चलता है। करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन मैच करा लो।
A will glow less brightly and B more brightly. C ऑप्शन मैच हो गया. One more question. An ammeter and a voltmeter are connected in series to a battery with an EMF E. When a certain resistance is connected in parallel with the voltmeter, the readings of the latter decrease eta times, whereas the readings of the meter increase the same number of times. इसका मतलब ये हुआ बच्चों, मीटर का रीडिंग ईटा टाइम्स इंक्रीज होगा, वोल्टमीटर का रीडिंग ईटा टाइम्स डिक्रीज होगा. आफ्टर कनेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस द वोल्टमीटर रीडिंग्स विल बी. रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है. मैं इसको सॉल्व करता हूँ. Since an ammeter and a voltmeter are connected in series to a battery with an EMF E, hence the potential drop across ammeter plus potential drop across voltmeter must be equal to total EMF of the cell or battery equal to E. बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप जुड़ता है और वो बैटरी के EMF के बराबर होता है. इन फिगर ए को रिफर करो. यह मीटर है, ये वोल्ट मीटर है. क्वेश्चन के लैंग्वेज में दोनों सीरीज में है और उनके साथ EMF E की एक बैटरी सीरीज में लगी है. पॉजिटिव टर्मिनल से सपोज करंट आई निकल के क्लॉकवाइज सर्कुलेट हो रही है. प्यारे बच्चों, मैंने इस मीटर का रेजिस्टेंस आर ए माना, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आर भी माना, क्योंकि क्वेश्चन में आइडियल वर्ड यूज नहीं करा है. सीरीज में होने की वजह से दोनों से सेम करंट पास करेगी. और प्यारे बच्चों, मीटर से गुजरने वाली करंट आई होगी, वोल्ट मीटर से भी गुजरने वाली करंट आई होगी. मीटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर ए होगा, आई इंटू आर ए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. वोल्ट मीटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट मीटर का रीडिंग V है, इसका रीडिंग V मान लो, तो ओम्स लॉ से V की वैल्यू I इंटू आर भी माना जाएगा. इज इट? तो मैंने क्या किया है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस मीटर I इंटू आर ए लिख दिया, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट मीटर का रीडिंग मैंने V का V लिख दिया. इन दोनों का सम EMF के इक्वल होगा. सही क्वेश्चन 1. सिमिलरली इन फिगर बी, प्यारे बच्चों, आपके क्वेश्चन में लिखा था कि वोल्टमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ऐसा लिखा है. तो वोल्टमीटर का जो रीडिंग है वो ईटा टाइम्स डिक्रीज हो गया. पहले V था, तब इसके इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही वोल्टमीटर का रीडिंग कहलाएगा. तो ईटा टाइम्स डिक्रीज हो गया, मतलब V बाई ईटा हो गया. फिर आपके क्वेश्चन में लिखा है बच्चों कि मीटर की जो रीडिंग है इस बार ईटा टाइम्स इंक्रीज हो गई. तब मीटर तो करंट का रीडिंग देता है, पहले करंट आई थी, अब करंट बढ़ के ईटा आई हो गई, वही इसका रीडिंग होगा. बैटरी वही की वही है. कहते हैं जंक्शन टू जंक्शन सेम करंट होती है, तो ईटा आई कायदे से यहाँ से निकलनी चाहिए. इस जंक्शन से राइटवर्ड जाएगी, फिर डाउनवर्ड आएगी, फिर ईटा आई लेफ्टवर्ड जाएगी, फिर अपवर्ड जाएगी, फिर राइटवर्ड जाएगी. यहाँ पे ईटा इस जंक्शन पे दो रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इधर को I1 और ऊपर से I2. इज इट? तो फिर यहाँ पे वही थ्योरी लगा दो. सिंगल बैटरी के क्वेश्चन में
जितने भी कंपोनेंट सर्किट में सीरीज में जुड़े होते हैं उनके पोटेंशियल ड्रॉप सम करने पर इक्वल टू ईएमएफ आता है। प्यारे बच्चों, ये जो दो जंक्शन हैं, इन दो जंक्शन के बीच में जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो उतना ही होगा जितना इस वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। और इस बार इस वोल्टमीटर की रीडिंग V अपॉन ईटा क्वेश्चन में बताया है और इस समीटर का रीडिंग ईटा आई हो गया है। तो बच्चों, अमीटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? वो करंट इनटू रेजिस्टेंस होगा ओम्स लॉ से, आई मीन ईटा आई इंटू आर ए होगा। देखिए आप, ईटा आई इंटू आर ए। और इन दो कॉर्नर के बीच में वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा? वो V अपॉन ईटा होगा। तो उसको आप लिख दो यहाँ प्लस V अपॉन ईटा। और इन दोनों को सम करने से इक्वल टू ईएमएफ मिलना चाहिए, इससे इक्वेशन 2। बोथ साइड को ईटा से डिवाइड कर दो टू गेट टू आई आर ए प्लस V अपॉन ईटा स्क्वायर इक्वल C बाई ईटा, से इक्वेशन नंबर 3। बाई इक्वेशन 3 माइनस 1, बाई इक्वेशन 3 माइनस 1। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो। बच्चों, आई आर ए कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे बचेगा V अपॉन ईटा स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा V और राइट हैंड साइड में आएगा E अपॉन ईटा माइनस E। देखो जो बोला हूँ वही लिखा हूँ। यहाँ से V ले लो कॉमन टू गेट टू 1 अपॉन ईटा स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों से E ले लो कॉमन टू गेट टू 1 बाई ईटा माइनस 1। बच्चों, आप जानते हो कि इसके दो फैक्टर होंगे। एक फैक्टर होगा 1 बाई ईटा प्लस 1, दूसरा फैक्टर होगा 1 बाई ईटा माइनस 1। तो 1 बाई ईटा माइनस 1 इसके साथ कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे सिर्फ ईएमएफ बचेगा। यहाँ 1 बाई ईटा प्लस 1 आएगा, यहाँ V का V रहेगा। बच्चों, क्या करो, इस ईटा को 1 में मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ईटा हो जाएगा और ईटा को V के नीचे ला के डिवाइड कर दो। तो V के नीचे ईटा डिवाइड किया, यहाँ पे आएगा 1 प्लस ईटा। 1 प्लस ईटा को राइट साइड में ला के डिवाइड कर दो। आपको अच्छे से याद है कि रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाने के बाद वोल्टमीटर का रीडिंग V अपॉन ईटा हो गया था। इसी रीडिंग को आपसे पूछा गया है। तो V अपॉन ईटा की वैल्यू आप सॉल्व कर चुके हो, आ चुका है EMF अपॉन ईटा प्लस 1। यही आपका आंसर होगा। I mean after connection of the resistance, the voltmeter readings will be V upon eta equals EMF upon eta plus 1. So correct option is B. B को मैच करा लो। देखो करेक्ट ऑप्शन होगा EMF अपॉन ईटा प्लस 1। बी ऑप्शन मैच हो गया। सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। अभी मेरे पास कराने के लिए बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और ये सारे न्यूमेरिकल्स ओलंपियाड्स और जेईई एडवांस में पूछे हुए हैं, इसलिए इनको डिस्कस करना ज़रूरी है। हर न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप का होगा और हर न्यूमेरिकल से आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में भी अभी न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करूँगा। प्यारे बच्चों, इतनी देर तक मेरे साथ पेशेंस के साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच and wish you good night. See you again and happy Holi to all of you. Thank you.